तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट के इकोनॉमिक्स के पार्ट को। और पिछले क्लास में पढ़े थे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है, उसको जाने थे डिटेल में। आज हम लोग देख रहे हैं, दूसरा पढ़ेंगे, ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। ठीक है। और आगे का जो टॉपिक है तीसरा, वो है राष्ट्रीय आय। वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, ये जो चैप्टर है दूसरा, ये ज़्यादातर करेंट अफेयर से बेस्ड होता है। ठीक है। ये आपका जब एग्ज़ाम होगा उस समय पढ़ के, क्योंकि ये डेटा बेस्ड होता है। इसमें आप पढ़िएगा कि सूचकांक के बारे में, रिपोर्ट के बारे में, कितना रिपोर्ट होता है, कौन रिपोर्ट कौन जारी करता है, और आपको जिस वर्ष एग्ज़ाम देना होगा उस वर्ष का आपको रिपोर्ट देख के जाना होगा। ठीक है। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं इसको। और देखिए, जीडीपी जीएनपी आप जो देख रहे हैं, ये जीडीपी जीएनपी जीडीपी, इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे कल के क्लास में, राष्ट्रीय आय में। ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है आर्थिक समृद्धि। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दिया गया है आर्थिक समृद्धि और यहाँ दिया गया है आर्थिक विकास। दोनों को बताया गया है कि होता क्या है। तो देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं कि आर्थिक समृद्धि होता है ना, ये एक मात्रात्मक अवधारणा है। ठीक है। मतलब जिसको मापा जाए मात्रात्मक, जैसे 3, 4, 5। और आर्थिक विकास अगर बात करें तो वो मात्रात्मक तो है ही, उसके साथ साथ गुणात्मक भी है। अब गुणात्मक क्या आप समझ रहे हैं? गुणात्मक मतलब समझ रहे हैं कि जिसमें जैसे कि वो दर्शा रहा हो कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, ये सब को भी दर्शाता है। और आर्थिक समृद्धि जो दर्शाता है, ये सिर्फ इसमें दर्शाया जाता है कि कोई देश का जीडीपी कितना है। ठीक है। मतलब देश का इनकम कितना है। जैसे अमेरिका का लमसम 4 से 5 ट्रिलियन के बीच है। ठीक है, 4 ट्रिलियन के आसपास। अमेरिका का तो बहुत ज़्यादा है, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जीडीपी अमेरिका का ही है। तो ये दोनों में यही अंतर है, मुख्य अंतर है। ठीक है। और आप बात करिएगा कि और भी अंतर है, जैसे आर्थिक समृद्धि कब बढ़ेगा, तो आर्थिक समृद्धि तब बढ़ेगा जब किसी देश का उत्पादन में वृद्धि होगा। ठीक है, तब आर्थिक समृद्धि बढ़ता है। लेकिन आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि किसी देश का बढ़े और उस देश का आर्थिक विकास भी बढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप देखते हो कि किसी देश का या किसी स्टेट का इनकम तो बहुत ज़्यादा है स्टेट बेस्ड पे, पर उसमें देखिएगा बेरोजगारी बहुत उच्च है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी भी हद से ज़्यादा है। तो ये है। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसके पीछे जान लिया। अब यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है कि, एक मिनट, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय, मतलब किसी देश की आय कितनी है। अब देखिए, लिखा गया है सामान्यतः यह जीएनपी, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इंग्लिश में होता है जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जो कि हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि बढ़ रहा है किसी देश का। इसका कहना है कि मतलब किसी देश के जीडीपी जीएनपी ग्रोथ कर रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस देश का आर्थिक समृद्धि दर बढ़ रहा है। ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा गया है आर्थिक समृद्धि हो रही है। अब देखिए, लिखा भी गया है आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। जैसा कि आपको बताएंगे, किसी देश का उत्पादन में वृद्धि हो रहा है या उत्पादन बढ़ रहा है, तब भी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है तो आर्थिक समृद्धि दर भी बढ़ेगा। देख रहे हैं। देखिए, परिणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक बोल लीजिए या मात्रात्मक अवधारणा, एक ही बात है। ठीक है। जो कि श्रम, शक्ति, उपभोग, पूंजी, व्यापार का मात्रा में प्रसार के साथ होता है। ठीक है, जान गए। यहाँ देखिए, आर्थिक समृद्धि को मापने का तरीका दिखाया गया कि आर्थिक समृद्धि मापने का उसके पीछे क्या है, आधार क्या है। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, मतलब कि किसी देश का पर कैपिटा इनकम बोल लीजिए, वही है कि जीडीपी कितना, जितना ज़्यादा है उस देश का उतना समृद्धि दर अधिक होगा, आर्थिक समृद्धि दर अधिक होगा। ये जान के अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते और जानते हैं आर्थिक विकास के बारे में। ठीक है। देखिए, आर्थिक विकास के बारे में देखते हैं। अब बात करें आर्थिक विकास की धारणा क्या है। आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। क्यों है? क्योंकि आपको बताए हैं, क्योंकि उसमें सभी चीज़ को दिखाया जाता है, सभी चीज़ को आधार रख के नापा जाता है। जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी। ठीक है। लैंगिक असमानता कितना है। लैंगिक असमानता का कहने का मतलब है कि पुरुष और महिला के बीच में कितना असमानता है उस देश में, मतलब सबको रख के, इसीलिए गुणात्मक भी है और परिणात्मक भी है, सभी परिवर्तनों से संबंधित है, बता ही चुके हैं। अब देखिए, आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। जाहिर सी बात है, जीवन की गुणवत्ता आप बता ही दी है, जैसा कि पीछे बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है।
जीवन गुणवत्ता कैसे सुधार होगा किसी देश का? गरीबी दूर करो, भूखमरी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, तभी तो उस देश का भाई आर्थिक विकास होगा। तो उसी को बताया गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ लिखा गया, आर्थिक विकास की माप में अनेक चार सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि देखिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा पोषण का स्तर। अब जीवन प्रत्याशा से क्या समझते हैं? जीवन प्रत्याशा से आप समझते हैं कि मतलब किसी देश में रहने वाला जो व्यक्ति है ना, उसका ऑन एवरेज कितना जीवन काल होता है। ठीक है, मतलब जीवन काल आप समझ ही रहे हैं, इसका मतलब क्या बताएं कि किसी देश में रहने वाले व्यक्ति का ऑन एवरेज जीवन काल कितना होता है, उसी को जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। अब देखिए उस देश का पोषण स्तर कैसा है, स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ देश कैसा है। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखा जाता है। देख रहे हैं, इसी को रखा गया। आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। अब आते हैं आगे। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या है? जीवन पोषण, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें तो बस लिखा गया, इसको तो समझाने का जरूरत है नहीं। देखिए आपको जहाँ समझाने का आएगा ना, मतलब एकदम बढ़िया से समय ले के समझाएंगे, पर ये जो फैक्ट है वो आपको, ये तो जैसे अमर्त्य सेन है, ठीक है, उनका एक जैसे विकास को अधिकारिता क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किए, तो आप भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, इसमें क्या समझाना। अब आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम और भी वेस्ट होगा इस चक्कर में कि फैक्ट को भी 4 बार बता रहे हैं, इससे वीडियो लंबा होगा इससे। देखिए देखते हैं। और है महबूब उल हक है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास का गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह किसी रूप की हो, मतलब गरीबी किसी रूप की हो। ये कौन कहा है? महबूब उल हक ने। आपको बस ये ध्यान में रखना है पॉइंट, इसमें समझाने वाला कोई बात है नहीं। यहाँ की देखिए आर्थिक समृद्धि दिखाया गया, आर्थिक विकास दिखाया गया, जो कि आपको बता चुके। देखिए लिखा गया केवल परिणात्मक परिवर्तन, और यहाँ पे लिखा गया परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, जिसमें कि लिखा भी गया राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब कि राष्ट्रीय उत्पाद उत्पादन में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता दर में भी सुधार हो। देखिए आर्थिक विकास ना आर्थिक समृद्धि के हिसाब से बहुत व्यापक है। ठीक है, और बात करें, अब आगे बात करते हैं। देखिए नोट में कुछ लिखा गया है, किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब देख लेते हैं। देखिए आगे, एक मिनट देखिए, आइए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बात करें, यहाँ क्या लिखा गया है? आर्थिक विकास की माप। अब आर्थिक विकास को नापने का या मापने का क्या आधार होता है? तो देखिए उसको 5 दृष्टिकोण से माप सकते हैं। एक है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यगम। इसको आप समझ लीजिए कि किसी देश में मतलब कोई भी नागरिक हो या कोई व्यक्ति हो, उसका आधारभूत आवश्यकता क्या है। जैसे होता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या है? ये बेसिक नीड है, जिसको कहते हैं, ये बेसिक नीड होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। यही यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, और जो कि जिसका प्रतिपादन किसने किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। देखिए विश्व बैंक ने लिखा है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। अब देखिए इसका प्रतिपादन किसने किया है? इसका, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो एक मिनट रुक जाइए, अब देखते हैं। इसका प्रतिपादन देखिए मैरिस डेविड मॉरिस ने किया है। ठीक है, लिखा गया ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर। ठीक है, इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ये जो है ना भौतिक गुणवत्ता, इसमें 3 आंकड़ों का प्रयोग किया है। कौन कौन? तो शिशु मृत्यु दर, ठीक है, वयस्क साक्षरता, ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है वयस्क साक्षरता। वयस्क साक्षरता आई थिंक आप लोग सब लोग समझ पा रहे होंगे कि साक्षरता दर आता ही है कि इंडिया का साक्षरता दर कितना, या बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे अधिक केरल का है, ऐसे यही है साक्षरता दर, मतलब पढ़े लिखों की संख्या। तो इसमें देखिए ये जो भौतिक गुण मापा जाता है, तो इसमें 3 को आधार बनाया जाता है। एक तो शिशु मृत्यु दर कितना है, जहाँ का मापा जा रहा है, वहाँ की साक्षरता दर क्या है, और तीसरा है जीवन प्रत्याशा।
1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से आपको बता ही चुके हैं, पीछे आप देख लीजिएगा, बार बार एक ही चीज़ को दोहराएंगे तो टाइम लगेगा। आप देखिए, ये 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है, मतलब कि 0 से 100 के बीच सभी देश को रखा जाता है, जो जो देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जो देश जितना ज़्यादा डेवलप है उसको जितना अधिक पॉइंट मिलेंगे, जो कम है उसको कम मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए नोट में देखिए क्या दिया गया है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, ठीक है, को अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा, यही यहाँ जो बता चुके हैं। ठीक है, देख रहे हैं, 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति, 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति, समझ ही गए। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा आता है क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता पता है क्या होता है? पीपीपी इंग्लिश में इसको कहते हैं। पीछे का क्लास में हम लोग जाने थे पीपीपी क्या होता है। क्रय शक्ति क्षमता विधि से समझिए, सीधा मतलब ये कहना चाह रहा है ना कि आपको क्रय करने की कितना क्षमता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं क्रय शक्ति क्षमता। किसी देश की क्रय शक्ति कितनी क्रय करने की शक्ति है या क्षमता है, बोल लीजिए। अब देखिए, इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF, ये देखिए IMF, इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ने किया। और आजकल ये कौन कर रहा है? विश्व बैंक। देखिए IMF को ये वर्ल्ड बैंक बोला जाता है अब। ठीक है, वर्ल्ड बैंक बोल लीजिए, विश्व बैंक बोल लीजिए। तो यही बता रहा है कि 1993 में वर्ल्ड बैंक ने इस विधि का प्रयोग किया था। किस विधि का? PPP का। ठीक है, अब विभिन्न देशों के रहन सहन में स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। ठीक है, जान ही गए। 1 मिनट, अब देख लीजिए आगे नोट में लिखा गया है कि विश्व विकास रिपोर्ट, ये देखिए रिपोर्ट होता है। ठीक है, आपको रिपोर्ट पता ही होगा, जैसे कि साक्षरता दर, आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स, जैसे मानव विकास रिपोर्ट, भुखमरी रिपोर्ट, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट होता है। आप सबको पता है कि रिपोर्ट में रैंकिंग जारी किया जाता है कि कौन सा देश कौन से पायदान पे है, इंडिया कितने नंबर पे, ये सब करेंट अफेयर होता है। बेसिक भी इसका जानना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, पर आप जिस समय एग्जाम दे रहे होंगे उस समय आपको करेंट देख के जाना होगा। जैसे एग्जाम्पल आप 2025 में परीक्षा दे रहे हैं कोई, तो आपको उस साल का रिपोर्ट देख के जाना होगा कि भाई इंडिया का कौन से रिपोर्ट में कौन से स्थान पे है, सबसे टॉप पे कौन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 में जो क्रय शक्ति क्षमता थी ना, देखिए यहाँ लिखा भी गया है परचेजिंग पावर पैरिटी, इसकी दृष्टि से भारत जो है अर्थव्यवस्था में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। किस हिसाब से? तो PPP के आधार से। ठीक है, वैसे नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व का तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था है, नहीं, PPP के हिसाब से, यानी कि क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से, और 2012 के अनुसार। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं, निवल आर्थिक कल्याण, जिसे न्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो इंग्लिश में निवल आर्थिक कल्याण का होता है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, यहाँ देखिए दिया भी गया है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसे आप न्यू से याद रख सकते हैं। ये क्या होता है? तो ये निवल आर्थिक कल्याण देखिए क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग बात कर लें, रुक जाइए 1 मिनट, देखिए बात करें, अरे 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अब देखिए बात करें जैसे GNP का, तो GNP GDP हम आप लोग को बताएं, यही GNP यहाँ पे दिखा रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है GNP, क्या होता है GDP, कल राष्ट्रीय आय में इसको डिटेल से जानेंगे, तो अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं, और बीच में ब्रैकेट में दिया गया उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी बस आपको देख लेना है निवल आर्थिक कल्याण क्या होता है, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ दिया गया है कि सैमुएल्सन का यह मत है। सैमुएल्सन क्या है? कोई व्यक्ति है, उसका ये कहना है ना कि निवल आर्थिक कल्याण यानी कि न्यू जो है लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। मतलब लोगों के जीवन का किस तरीका से लोग जीवन अपना निर्वाह कर रहे हैं, उसका अगर सही से मापन करना है ना, तो न्यू का उपयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, और इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले
किसने दिया था? तो डैली तथा कॉब ने 1989 में। ठीक है, अब देखिए नोट में देख लेते क्या लिखा गया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नॉर्थास शायद है, तथा जेम्स टॉबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि म्यू, वहाँ पे न्यू था, ठीक है, और यहाँ पे म्यू है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग है। न्यू मतलब न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर, अब म्यू का होता है मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो देखिए जेम्स टॉबिन ने म्यू की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुएल्सन ने संशोधित कर न्यू कर दिया। मतलब पहले म्यू विकसित हुआ था, ठीक है, उसी को बाद में नाम बदल करके क्या कर दिया गया? न्यू। ठीक है, यही यहाँ पे कहना चाह रहा था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए मानव विकास सूचकांक, इसको सूचकांक बोलिए या रिपोर्ट बोलिए, मानव विकास रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रिपोर्ट है, संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें विभिन्न देश भाग लेते हैं, कौन सा देश कौन स्थान पे, ये सब रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए दिया गया मानव विकास सूचकांक, शॉर्ट में दिया गया है HDI, मतलब कि इंग्लिश में से बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, हिंदी में मानव विकास सूचकांक। अब देखिए इस सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP, इंग्लिश में होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आपसे एग्जाम में इंग्लिश या हिंदी कुछ भी देके पूछा जा सकता है, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश में UNDP है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है। इस सूचकांक का प्रतिपादन UNDP ने यानी महबूबुल हक अमर्त्य सेन तथा उनके सहयोगियों ने किया। ठीक है, अब मानव विकास सूचकांक और सांख्यिकी सूचकांक है, एक सांख्यिकी सूचकांक है, कौन सा? मानव विकास सूचकांक, जिसमें कि क्या क्या, मतलब कि आप ये समझिए ना कि मानव विकास सूचकांक है तो वो रिपोर्ट जारी करता है, तो किस आधार पर जारी करता है? तो उसका भी 3 आधार है। ठीक है, शिक्षा, आय और जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा आपको बता चुके हैं कि किसी देश में मान के चलिए, किसी देश का मान के चलिए इंडिया का मानव विकास रिपोर्ट मापा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें शिक्षा को ध्यान में रखा जाएगा कि इंडिया का भाई शिक्षा स्तर किस लेवल का है। दूसरा, आय को ध्यान में रखा जाएगा कि इनकम कितना है या किस लेवल तक इंडिया का इनकम है। तीसरा है जीवन प्रत्याशा, यानी कि इंडिया में जो व्यक्ति रह रहे हैं उसका ऑन एवरेज जीवन काल जीने का कितना है। समझ चुके हैं, एकदम क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं, यही यहाँ पे लिखा गया जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय सूचकांक को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहल मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। यह क्या कहना चाह रहा है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार जब मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था 1990 में, तो वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, मतलब कि UN, इंग्लिश में होता है यूनाइटेड नेशन, के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अब जो जारी किया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष ये जारी किया जाता है, और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया गया, यहाँ पे UNDP जारी करता है। अब ये देखिए नापता है, जो मतलब ये भी 0 से 1 तक नापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है, मतलब कि 0 से 1 तक, मतलब मान के चलिए कोई देश का यहाँ पे 1 के पास है वो, ठीक है, तो उसका बहुत उच्च मानव विकास वाला देश है, मतलब मानव विकास रिपोर्ट है तो क्या नापेगा कि मानव का विकास उस देश में कितना है। तो जो 1 के करीब होगा वो बहुत अधिक होगा उसका मानव विकास वाला देश, जो कम होगा 0 से सटा होगा वो निम्न मानव विकास वाला देश होगा। जैसे कि ये देख बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे कि 0 से 5 लिखा गया है 550 से कम। 0 पॉइंट से देख रहे हैं, 0 से 1 के बीच ही मापा जाता है। ये पॉइंट में 0.550, इसको 550 भी नहीं बोल सकते हैं, पॉइंट के बाद 550 अंक में इकाई में बोला जाता है। देखिए निम्न मानव विकास वाला क्षेत्र, अगर 5.550 से 0.700 का बात करें, इसके बीच माना जाएगा कि मध्य मानव विकास वाला देश। यहाँ 7 से 8 देख रहे हैं, 700 से 800 के बीच पॉइंट में है, पहले ही बता चुके हैं, उच्च मानव विकास वाला देश। और जिसका 0 पॉइंट देख रहे हैं 0.800 से 1 के बीच, मतलब 1 के जो करीब होगा एकदम, उसका है बहुत उच्च मानव विकास वाला देश। ठीक है,
देखिए यहाँ लिखा गया 2012 में मानव विकास सूचकांक जारी नहीं किया गया था। अगर आपसे कभी इनकेस पूछा जाए कि कब है कि 2000 कब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा जारी नहीं किया गया था, तो कब 2012 में। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, दूसरा पेज पे आते हैं अपना। आइए दूसरा पेज देखते हैं हम लोग। देखिए अब बात करते हैं दूसरा पेज का, जो हम लोग रिपोर्ट के बारे में पढ़े ना कि रिपोर्ट अलग अलग चीज़ के लिए जारी किया जाता है। कहीं भूखमरी के लिए, कहीं बेरोजगारी का, कहीं हो गया कि प्रेस की कितना स्वतंत्रता है देश में, आप लोग सुनते ही होंगे। तो देखिए ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना आप, ये जो बॉक्स है ये वही रिपोर्ट दिखा रहा है। पर हम लोग इस पे टाइम अभी उतना वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पढ़ा देंगे, हर कोई पढ़ा देता है, हम पढ़ते चल जाएंगे एक लाइन से, पर आप एग्जाम के समय में क्वेश्चन गलत कर जाइएगा। ठीक है? क्यों गलत कर जाइएगा? क्योंकि आप अभी यहाँ टाइम गवा दीजिएगा याद करने में कि भाई इसका याद कर लेते, इसे याद कर लेते। नहीं, ये एक रिपोर्ट है, इसको याद नहीं करना है। इसको तब आपको याद करके जाना है जिस समय आप लगभग एग्जाम दे रहे हो। अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे 2025 का रिपोर्ट के बारे में पूछेगा, करेंट अफेयर में पूछेगा। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, ये आता है करेंट अफेयर में। ठीक है? हाँ, आपको ये याद कर लेना है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। ये इसके लिए हम एक अलग से क्लास बनाएंगे। ठीक है? अभी तो हम लोग लूसेंट कवर कर रहे हैं कि भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है, जिसे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। देखिए जारी करने वाला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूएनडीपी। ठीक है? इंग्लिश में पढ़े थे। यहाँ जैसे लिखा देखिए वैश्विक, ये देख रहे हैं भूखमरी सूचकांक 2022 का। तो हम लोग 2022 का क्यों पढ़ेंगे? हो सके कोई 2026 में एग्जाम देगा, कोई 2025 में। तो जब दीजिएगा एग्जाम तब ये रिपोर्ट आपको देख के जाना है। ठीक है? अभी इस पे टाइम नहीं गंवाना है। ये देख लेना है कि कौन जारी करता है। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा गया है कारोबारी सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है, तो देखिए वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है? वैसे देखिए वैश्विक खुशहाल रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो देखिए सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। ये तो बस आपको एक बार देख लेना है एग्जाम के समय। और मेन चीज़ इस करेंट अफेयर में पता है क्या आता है? जैसे कि आपको मान के चलिए, देखिए ये देखते हैं कहीं पे आप देख लीजिए, जैसे यही देखिए वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। ठीक, इसमें देखिए टॉप में शीर्ष स्थान पे कौन है? फिनलैंड। कितने देश ने भाग लिया था? तो 137 देश ने भाग लिया था। फिनलैंड सबसे ऊपर है। सबसे नीचे का बात करिए तो अफगानिस्तान है। इंडिया का रैंक कौन सा है? तो देखिए इंडिया का रैंक है 126। ठीक है? तो पर ये आपको अभी नहीं देखना है, उस समय के अनुसार देखना है जिस समय आप एग्जाम दीजिएगा कि उस समय इंडिया का रैंकिंग कौन है, कौन सबसे शीर्ष पायदान पे है। ठीक है? बता दिए, अब इस पे टाइम नहीं देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है? यूएनडीपी के बारे में थोड़ा दिया गया है कि भाई ये क्या है, इस संस्था का क्या काम है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय आपको मेन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। अब देखिए यूएनडीपी का कुछ प्राथमिकता वाला क्षेत्र आता है, मतलब कुछ क्षेत्र इसका है जिसके अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है? जिसे सतत विकास, अंतर्गत नहीं, जिसके लिए काम करता है बोल सकते हैं। सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन, ठीक है, शांति स्थापना, जलवायु आपदा प्रबंधन, लैंगिक लैंगिक समानता, आपदा प्रतिक्रिया और विकास। अब देखिए यूएनडीपी का काम क्या है, मुख्य रूप से ये क्या कार्य करता है। देखिए गरीबी उन्मूलन कैसे हटाया जाए, असमानता को कैसे कम किया जाए। ठीक है? ये सब के लिए 70 देशों में ये कार्य करता है। इसके अलावा भी इसका कुछ कार्य है, जैसे विकास को बढ़ावा देना, देश के लिए नीतियाँ, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं का, देख रहे हैं, क्षमताओं को विकसित करना, साझेदारी क्षमताओं को विकसित करना और लचीलापन बनाना। अब साझेदारी क्षमता क्या है? साझेदारी क्षमता देखिए तो मतलब होता है ना, दो देश मिल के कुछ डेवलप कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किया, कोई तकनीक का विकास किया, वही है साझेदारी क्षमता या साझेदारी को विकसित करना। ठीक है? साझेदारी क्षमताओं को विकसित करना। हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्या है, मानव विकास रिपोर्ट 2021। ये कब का रिपोर्ट दिया गया है? 2021 का, जो कि हम लोग के एग्जाम से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, पर एक बार आपको पढ़ने के लिए कि उस समय आपको कैसे पढ़ना है एग्जाम के समय, रिपोर्ट कैसे आप करेंट अफेयर तैयार करिएगा। करेंट अफेयर देखिए कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है? सब्जेक्ट का ही होता है, उसका बेसिक कोई सब्जेक्ट ही होता है, चाहे इकोनॉमिक्स, जैसे ये इकोनॉमिक्स का करेंट अफेयर है। अब देखिए देख लेते हैं, ये 2021 का रिपोर्ट में देखिए कौन जारी करता है, आपको ये हमेशा याद रखना है, यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है? अब देखिए रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 2022 में। इसमें 191 देशों ने भाग लिया था। ठीक है?
अब देखिए क्या लिखा गया, उनके मानव विकास सूचकांक की स्थिति के आधार पर, जाहिर सी बात है भाई, मानव विकास रिपोर्ट है तो मानव विकास के बारे में ही जारी करेगा। रैंकिंग देता है कौन सा देश कौन सा स्थान पे, देख रहे हैं। इसमें देखिए दिखाया जा रहा है कि 132वें स्थान पर कौन था, भारत। इस रिपोर्ट में भारत देख रहे हैं 132वें स्थान पर है, जबकि लिखा गया है कि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 131वें स्थान पर था। यानी कि जो 2022 में रिपोर्ट जारी हुआ उसके हिसाब से मानव विकास जो रिपोर्ट है वो इंडिया को रैंकिंग दिया था 132वां स्थान। लेकिन जो इसके पीछे का वर्ष का रिपोर्ट था, पिछले वर्ष का, मतलब जो जिसे 2022 में जारी हुआ 2021 वाला रिपोर्ट, तो 2020 का बात करें ना तो उसमें इंडिया था 131वां स्थान पे, पर अभी है 132वां स्थान पे। अभी नहीं, सॉरी, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए, अन्य सूचकांक जो इस रिपोर्ट का ही भाग है, इसमें दिखाया जा रहा है ये पॉइंट में कि अन्य सूचकांक और भी रिपोर्ट है जो इसी का हिस्सा है, जैसे कि असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, ठीक है, लैंगिक विकास सूचकांक, ये तो अभी देखेंगे, लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। ये सब आप लोग को रिपोर्ट उस समय देख के जाना है, ठीक है। वैसे जब एग्जाम किसी चीज़ का होगा तो हम करेंट अफेयर कवर करवाएंगे लूसेंट में जो दिया हुआ है। देखिए अभी देखते हैं, अब बात करते हैं नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है HDI यानी कि मानव विकास रिपोर्ट इस बात पर जोर देता है, देखिए इसका पूरा मतलब क्या हम बता देते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, मानव विकास रिपोर्ट, ये इसका मतलब ये कहना है कि मतलब किसी देश का अगर मानव विकास रिपोर्ट देखना है या जारी करता है तो किस आधार पे, तो सिर्फ आर्थिक विकास को ध्यान में नहीं देना चाहिए कि आर्थिक विकास कितना है, वहाँ पे ये भी देखना चाहिए ना कि लोगों जो वहाँ लोग रह रहे हैं जिस देश का जारी कर रहा है तो उनकी अपनी क्षमता कितनी है, ठीक है। मानव क्या वहाँ जो रह रहा है उन मानव की क्षमता कितनी है, ये नहीं कि सिर्फ उस देश का आर्थिक समृद्धि दर या आर्थिक विकास देख लिए और वहाँ का कर दिए कि भाई ये देश का विकास इतना है तो ये देश सबसे आगे, नहीं, वहाँ के रहने वाले लोगों का क्षमता को भी देखना जरूरी है, यही ये कहना चाह रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए दिया गया मानव विकास सूचकांक 2021 में कौन कौन शीर्ष स्थान पे, तो देखिए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको तो ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि करेंट पूछेगा जब दीजिएगा एग्जाम, 2021 का थोड़ी ना पूछेगा। अब देखिए बात करते हैं इसका, ये 191 देशों में सबसे नीचा एक कौन है, दक्षिणी सूडान था। कौन सा रिपोर्ट, HDI में। यहाँ देखिए दिया गया है भारत और उसके पड़ोसी देश का कितना है, तो ये तो आप देख लीजिएगा, पर हम बोलेंगे मत देखिए क्योंकि ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये कितना 2021 का डेटा है और आप एग्जाम तो जाहिर सी बात है 2021 में पीछे जाके तो दीजिएगा नहीं, जब देना है तब का रिपोर्ट देखेंगे हम लोग। अब देखिए आते हैं, ये रहा, इसमें फिर वही दिखाया गया है मानव विकास सूचकांक, कुछ नहीं है, ये तो देख चुके हैं। अब ये नया आया लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, यानी कि पुरुष और महिला के बीच कितनी असमानता है उसको ध्यान में रख के ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNDP। ये भी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। और सबसे पहले 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था, ठीक है। अब देखिए लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसे इंग्लिश में GII आप इसको बोल सकते हैं, लैंगिक को क्या होता है, GII बोल लीजिए, मतलब GII रखिए। आते हैं 3 आयामों का उपयोग करके, मतलब कि जो लैंगिक असमानता रिपोर्ट है इसका 3 आधार को ध्यान में रखते हुए मापा जाता है। वो कौन कौन है, देखिए प्रजनन स्वास्थ्य, समझ रहे हैं, सीधा से शुद्ध शब्द है प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन कौन करे यार, पुरुष के बारे में तो हो नहीं सकता है। दूसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण, जिसे आप पढ़ते हैं ना, वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। कोई राज्य देखते चलाता है कि महिला सशक्तिकरण करो, ठीक है, तो वही दिखा रहा है राजनीतिक सशक्तिकरण। और श्रम बाजार में आप समझिए, जैसे होता है ना कि कोई भी कंपनी या कोई भी मार्केट में जो काम चल रहा है या बैंकिंग प्रणाली, उसमें महिला और पुरुष के बीच कितनी असमानता है, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि महिला और पुरुष के बीच भेदभाव हो रहा है, तो यही सबको ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है लैंगिक असमानता सूचकांक, आप समझ चुके होंगे।
और ये कितना से कितना के बीच जारी किया जाता है, तो 0 से 1 के बीच। अब देखिए 0 से 1 के बीच जारी किया जाता है, पर इसमें उल्टा आप सोचिएगा जिसका रैंकिंग 1 के तरफ होगा यहाँ पे होगा तो वो बढ़िया ज़्यादा देश होगा, नहीं, जो 0 की तरफ सटा होगा, ठीक है, मान के चलिए जो 0 की तरफ है तो उसको माना जाएगा कि उसमें असमानता नहीं है। अगर कोई 0 है, कोई देश का रैंकिंग मान के चलिए 0, मान के चलिए कि यूएसए का मान के चलिए कि रैंकिंग 0 आ गया लैंगिक असमानता सूचकांक में, इसका मतलब है कि यूएसए में जो महिला और पुरुष के बीच असमानता है वो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल नहीं है। और जिसका 1 आ गया, मान के चलिए 1 आ जाता है, किसी का भी मान सकते हैं, मान के चलिए 1 आ गया श्रीलंका का, तो श्रीलंका का रिपोर्ट ये बता रहा है कि भाई वहाँ पे पुरुष और महिला के बीच बहुत ज़्यादा असमानता है, हद से ज़्यादा, मतलब पूरा असमानता है, समझ गए। अब देखिए लैंगिक असमानता सूचकांक 170 देशों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। अगला पेज में हम लोग आते हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग आते हैं अगला पेज पे। अब अगला पेज की बात करें तो क्या है, लैंगिक असमानता, पहले हम लोग पढ़ें कि सूचकांक क्या होता है, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। तो देखिए पहले पढ़े थे लैंगिक असमानता सूचकांक, अब पढ़ रहे हैं इसका रिपोर्ट, कब, 2021 का। तो 2021 में आप जान लीजिए जो जारी हुआ था, पहला नंबर तो आप जब एग्जाम दीजिएगा तब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कभी ये आपको याद करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं आपको। बहुत सारा बस लूसेंट कवर करवा देता है बच्चा से, फालतू का इतना दिमाग में याद करने की क्या जरूरत है, ये करेंट अफेयर है भाई, ठीक है। देख लेते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक। हाँ, एक चीज करेंट अफेयर नहीं होता कि उसको जारी कौन करता है, जिसे आप लोग पढ़े लैंगिक असमानता सूचकांक कौन जारी कर रहा था, यूएनडीपी जारी कर रहा था, ठीक है, यूएनडीपी। तो ये तो भाई फिक्स है, ये यूएनडीपी ही जारी करेगा। पर कौन सा देश का, आपको देखिए जब भी एग्जाम दीजिएगा 2-3 देश को ध्यान में रखना है कि आप मान के चलिए 2025 में एग्जाम दीजिएगा तो 2025 का आपको देखना है कि 2025 में जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें भारत कौन से स्थान पे है, सबसे पहला दूसरा कौन सा स्थान पे है, कौन सा देश है, और सबसे अंतिम कौन है, बस इतना ही 2-3 देख के जाना है। ये देखिए ये बताया गया कि डेनमार्क पहला स्थान पे है, ठीक है, और यहाँ पे पहला स्थान पे डेनमार्क है, दूसरा पे देख रहे हैं नॉर्वे है, तीसरा पे स्विट्जरलैंड है, 1 मिनट नहीं चल रहा है, देखिए तीसरा पे स्विट्जरलैंड है, पांचवा पे नीदरलैंड है, यही दिखाया गया। भारत का अगर बात करें तो भारत का स्थान कहाँ पे है, यहाँ देखिए दिखाया गया होगा कहीं पे, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का स्थान चीन, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, भारत का देखिए दिखाया गया 122वां स्थान पे, यानी कि चीन श्रीलंका से पीछे है भारत, ठीक है। चीन कौन सा स्थान पे है, चीन है 92वां स्थान पे चीन है, ठीक है। बात करते हैं इंडिया का, देख लिए 122वां है, तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना है बिल्कुल, जब जाइएगा तब देखना है। आते हैं खुशहाली रिपोर्ट, खुशहाली क्या होता है, 1 मिनट यार, देखिए खुशहाली देखते हैं। देखिए थोड़ा पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, पर ये आपको गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि आपको अभी हम नहीं बताएंगे कि हम खुद इकोनॉमिक्स के, छोड़िए हटाइए, इकोनॉमिक्स का अगर बात करें ना तो आपको मतलब एक भी ऐसा अक्षर नहीं होगा, आगे आप राष्ट्रीय आय पढ़िएगा, जीडीपी, जीएनपी, बीओपी क्या होता है, तो उसमें इतना डिटेल में पढ़ाएंगे ना कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ से पढ़ रहे हैं। वो है कि हमको लगा एक बार लूसेंट कवर करवा लेना चाहिए, वैसे हम अलग से क्लास बनाएंगे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का, जिसको हम बिल्कुल बेस से हाई लेवल तक ले जाएंगे, वो लूसेंट से बहुत ऊपर रहेगा। तो ये देखते हैं खुशहाली किसको कहा जाता है। तो खुशहाली का बात करें तो ये क्या है, मनुष्य मात्र की आकांक्षा है, जाहिर सी बात है भाई, मनुष्य की आकांक्षा होती है खुश रहने की, खुशहाली की। अब देखिए ये सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है, यानी क्या कहना चाह रहा है कि खुशहाल जो होगा देश उसमें सामाजिक प्रगति, मतलब भी सामाजिक प्रगति भी ज़्यादा होगा। अब देखिए दुनिया भर के देश के लोग खुश हैं कि नहीं, इसकी भी माप कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आपको ध्यान में रखना है, एक निकाय है। यूनाइटेड नेशन है ना, जो यूएनओ बोल लीजिए, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ आप शब्द एक सुने होंगे, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका एक निकाय है, ठीक है, और उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यहाँ पे लिख दें क्या, देखिए 1 मिनट, अरे उधर वाला चल जा रहा है,
इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, SDSN। क्या होता है? सॉल्यूशन डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है। अब देखिए, खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यही जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब 2012 से शुरू किया गया। अब इस रिपोर्ट में क्या जारी किया जाएगा? जाहिर सी बात है, खुशहाली, कौन सा देश कितना खुशहाल है, यही जारी किया जाता है। और इसका आधार क्या क्या है? तो 6 आधार होता है। एक तो पर कैपिटा इनकम, जिसे प्रति व्यक्ति आय कह रहा है, GDP। क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पे, क्रय शक्ति क्या होता है? क्रय करने की क्षमता किसी देश में रहने वाले व्यक्ति की कितना है, उस आधार पे। ठीक है। सामाजिक सहयोग के आधार पे, ये यहाँ पे यहाँ पे सामाजिक सहयोग है। फिर तीसरा आता है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है, अभी बार बार नहीं हम जिक्र करेंगे। फिर है जीवन विकल्पों का चयन की स्वतंत्रता। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि जीवन विकल्प को चयन करने की कितनी स्वतंत्रता है आपके देश में, उसको उदारता को ध्यान में रख के, और भ्रष्टाचार का बोध, भ्रष्टाचार किस देश का किस हिसाब से है, ये सबको ध्यान में रख के ना खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। जारी कौन करता है? यूएनओ का एक निकाय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। और वो निकाय कौन सा है? ये SDSN, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसको हिंदी में बोला जाता है, देखिए दिया गया है, हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अब आपको हिंदी याद आसान है करना या इंग्लिश, वो आप पे छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट। पहले पढ़ें विश्व खुशहाली क्या है। रिपोर्ट 2023 का है, उसमें जारी किया गया है किसके द्वारा? देख ही रहे हैं, सतत राष्ट्रीय विकास समाधान नेटवर्क। इंग्लिश में बता ही चुके हैं। अब देखिए 146 देश भाग लिया है। फिनलैंड लिख रहा है कि फिनलैंड जो है वो लगातार 6ठी बार विश्व का सबसे खुशहाल देश है। लगातार 6ठा बार भी, मतलब फिनलैंड टॉप पे है। दूसरा और तीसरा का बात करें तो डेनमार्क और आइसलैंड है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को सबसे दुखी देश बताया गया है, मतलब नाखुश देश, सबसे नीचे पायदान पे यानी कि है। भारत का बात करें तो वो है 126वां स्थान पे। और 2022 में भारत कितना था? 136वां स्थान पे, मतलब थोड़ा सा ऊपर हुआ है रैंकिंग में। अब देखिए अगला रिपोर्ट देखते हैं। अब आ गया है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वहां पढ़ रहे थे हम लोग लैंगिक असमानता, यहाँ है वैश्विक लैंगिक अंतराल। अब पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है, यहाँ पे लिख देते हैं, WEF। इंग्लिश में ज़्यादा आसान होगा याद करना, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और नहीं तो यहाँ पे लिखा गया हिंदी में विश्व, एक मिनट, ये यार, हाँ, यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल आपसे पूछे कौन जारी करता है, तो इंग्लिश में आप याद रख सकते हैं WEF, या तो विश्व आर्थिक मंच। और इसका WEF का वही होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आगे लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्यों लिखा गया? क्योंकि जो WEF का मुख्यालय है ना, वो स्विट्जरलैंड में है, इसलिए लिखा गया स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। 2006 में पहला बार जारी किया गया था। इसमें भी कुछ मापन को ध्यान में, मतलब कुछ आधार को ध्यान में रख के ही मापा जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी रिपोर्ट मापा जा रहा है तो उसका कुछ आधार होगा ना, तभी तो मापा जा रहा है, सॉरी। अब देखिए इसमें देखा जा रहा है स्वास्थ्य को देखा जाता है, उत्तरजीविता को, राजनीतिक सशक्तिकरण कितना है उस देश का, शिक्षा का अवसर, आर्थिक भागीदारी, और यहाँ क्या है, आर्थिक भागीदारी आप समझिए, और शिक्षा का अवसर समझ ही रहे हैं कि आप कोई शिक्षित है तो आपको उस देश में कितना अवसर है, चाहे नौकरी पाने का या कोई काम करने का। आर्थिक भागीदारी समझ रहे हैं, आर्थिक से आर्थिक, इसमें बताने का जरूरत नहीं है, आर्थिक भागीदारी कितना है उस देश का। देखते हैं। अब ये भी देखिए जो रिपोर्ट है 0 से 1 के बीच, ठीक है, 0 से 1 के बीच ही किया जाता है। इसमें भी वही बात है कि एक का और एक तरफ जाइएगा तो लिखा गया, देखिए, एक का अर्थ है पूर्ण लैंगिक समानता और 0 अर्थ है पूर्ण लैंगिक असमानता। पूरा समझा चुके हैं, अब इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आइए आते हैं। अब देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जो वैश्विक लैंगिक पढ़े क्या है, और उसका रिपोर्ट है जो 2023 का। देख लीजिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। 146 देशों ने भाग लिया था। ये रिपोर्ट 2023 में जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान पे आइसलैंड, दूसरा पे नॉर्वे, तीसरा पे फिनलैंड।
और सबसे नीचे का अगर बात करें ना, सबसे नीचे में देखिए अफगानिस्तान है, चाड है और नाइजीरिया है, अल्जीरिया है सॉरी। और देखिए अफगानिस्तान तो जाहिर है, चाड और अल्जीरिया जो देश है कौन सा कॉन्टिनेंट में बताइए, आप लोग के लिए ये छोड़ देते हैं इस सवाल को कि ये कौन सा महाद्वीप का देश है। ठीक है, कौन से महाद्वीप का है बताइए कमेंट करके। और देखिए दोस्त, पूरा इकोनॉमिक ऐसे ही कवर करेंगे, पूरा लूसेंट ही, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप नहीं समझिएगा। आपको जानना है तो आप आगे इसको मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या ही बोल सकते हैं। चलिए आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या, अगला पेज पे आते हैं। देखिए अब बात करते हैं 2023 का रिपोर्ट में। देखिए भारत कौन सा स्थान पे, 127वां। स्कोर कितना है, 0.643, क्योंकि 0 से 1 के बीच ही रहता है, तो इसी के बीच में रिपोर्ट रहेगा, रैंकिंग रहेगा 0.643। आप देख लीजिएगा, ये तो फैक्ट है जो आपको देख लेना है। पड़ोसी देश का कौन कौन सा स्थान है, जैसे कि आपको कुछ कुछ बताते हैं। पाकिस्तान का 142वां स्थान है। ठीक है, अब कुछ और देश है जिसका क्रम है, जर्मनी का 6ठा है, यूके का 15वां है, तो देख लेना है। जिस साल आप दीजिएगा करेंट में आ जाएगा। अब देखिए एक आता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी, गरीबी से जुड़ा है तो आप तो सब समझ गए होंगे। गरीबी तो भाई सब समझ जाएगा देख के, खासकर स्टूडेंट। अब देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में पहला बार, और जो कि ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, दोनों मिल के द्वारा विकसित किया गया, दोनों के द्वारा मिला के। अब यह सूचकांक में कितना देश शामिल है, तो 107 देश। ठीक है, और ये प्रति वर्ष कब जारी किया जाता है, तो जुलाई में। ठीक, अब देखिए इसमें किस किस को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, क्या क्या मतलब आधार देख के उस देश का रिपोर्ट जारी किया जाता है भाई कि ये इंडिया का बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना है, तो आधार क्या क्या है उसका। तो आधार देखिए दिया गया है, स्वास्थ्य हो सकता है, शिक्षा हो नहीं सकता है, होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसके आकलन के लिए भी ना 10 संकेतक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला है स्वास्थ्य, फिर बाल मृत्यु दर, आप समझ ही रहे हैं, बाल मृत्यु दर मतलब कि बच्चा जन्म लेता है तो मृत्यु दर उस समय कितना है, या बालक का मृत्यु दर कितना है बच्चे का, जिसे बोला जाता है शायद। अच्छा आगे देखिए आप, यहाँ पे कोई ऐसा डिटेल वाला है नहीं, बात करने का टाइम ही आपका खराब होगा। देखिए पोषण को ध्यान में, शिक्षा को ध्यान में रख के, स्कूल के वर्ष, बच्चे नामांकित, जीवन स्तर, रसोई गैस, शौचालय, पानी, बिजली, फ्लोर, संपत्ति, ये सबको ध्यान में रख के गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दिया गया, इसको वही बांटा गया है, सब मतलब सब क्लासिफिकेशन उसी का किया गया कि स्वास्थ्य जो है, प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन। फिर यहाँ दिखा गया बाल मृत्यु क्या है, यदि किसी परिवार से बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो यह स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। समझ रहे हैं, मतलब यदि किसी परिवार में बच्चे की मृत्यु हो गई बिना कारण के या पोषण के कमी के कारण, तो समझ लीजिए वहाँ स्वास्थ्य सेवा कम है या वो परिवार स्वास्थ्य सेवा से वंचित है। इसी को पोषण को भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे यदि कोई भी बच्चा या वयस्क जिसके बारे में पोषण संबंधी सूचना उपलब्ध है, यदि यह कुपोषित है तो पौष्टिक भोजन से वंचित है। मतलब पोषण मतलब क्या, ये तो समझ रहे हैं आप लोग, सब समझ जाइएगा। शिक्षा, शिक्षा से समझ लीजिए विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले वर्ष, यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य 5 वर्ष तक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से वंचित है तो उसको भी रखा गिना जाएगा यहाँ पे। विद्यालय की उपस्थिति देख लीजिए, यदि 1 से 8 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था, विद्यालय जाने से वंचित रह गया, तो उसे बोलेंगे, वो भी इसमें आ जाएगा इस सूचकांक में, इस रिपोर्ट में। जीवन स्तर क्या है वहाँ का, विद्युत को ध्यान में रख के पेयजल, ये एकदम देखिए सिंपल है। स्वच्छता को फर्श, ये सब आपको बस एक बार पढ़ लेना, आप रोक के पढ़ सकते हो, इसे हम बोलेंगे इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं। ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि हाँ भाई इसको ध्यान में, स्वच्छता को, फर्श को, भोजन को, पानी को ध्यान में रख के ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। मेन चीज आपको याद रखना है हमेशा कि इसका रिपोर्ट जो करेंट देख के जाएगा, और ये जारी कौन करता है, जारीकर्ता का ध्यान में आपको रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। निर्धन कौन, यहाँ लिखा गया निर्धन कौन है, उस शब्द से देखिए, उपयुक्त वस्तुगत अभिलक्षणों के आधार पर
ऐसे सभी व्यक्ति को बहुआयामी गरीबी माना जाता है जो इनमें से 1/3 या इससे अधिक आयामों से वंचित है। मतलब ये जो 8 है, ठीक है, जो 8 आधार दिया गया है, इनमें से जो 1/3 या इससे अधिक आधार से वंचित रह गया, ठीक है, उसको माना जाएगा कि भाई वो बहुआयामी गरीबी रेखा में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पेज पे आते हैं। अब देखिए लिखा गया ये, सॉरी एक मिनट, ये देखिए आप, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग, अब देखिए भारत में एमपीआई की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। कौन सा? नीति आयोग। किसका बात कर रहा है यहाँ पे? नीति आयोग का ना। अब देखिए नीति आयोग, आप बोलिएगा कि क्या है, तो नीति आयोग आपको बताएं तो कि सबको एक जगह नहीं पढ़ना होता है, सबको एक जगह पढ़िएगा ना तो खिचड़ी हो जाएगा। नीति आयोग पॉलिटी सब्जेक्ट में आता है और लुसेंट में अच्छा डिटेल में दिया गया है। हम लोग लुसेंट का हर सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए नीति आयोग के बारे में नहीं पढ़ेंगे। देखिए पहले यही योजना, ऐसे ही बता देते हैं, पहले ये योजना आयोग के नाम से था, 2015 से नीति आयोग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपसे कभी पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, जिसे अभी की मोदी साहब हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। आगे आप देख लीजिए, सॉरी एक मिनट भाई। अब देखिए वैश्विक एमपीआई भारत सरकार द्वारा पहचाने गए, ये देखिए अगला पॉइंट। आप एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा हमको उधर करने दीजिए। देखिए वैश्विक एमपीआई, ठीक है, एमपीआई क्या है? देखिए नीति आयोग भारत में एमपीआई की निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी है। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, वैश्विक एमपीआई भारत सरकार द्वारा पहचाने गए एमपीआई समझ लीजिए आप, एक एजेंसी है, ठीक है, जो कि भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 29 चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों में से एक है, जिन्हें सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, GIRG, इसी को शॉर्टकट में बता रहा है, ये जो है ना, सुधार और विकास के लिए वैश्विक संकेतक, ग्लोबल इंडिसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, जिसका शॉर्ट फॉर्म GIRG आप याद रख सकते हैं, में शामिल सूचकांक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी में मदद करते हैं। बस इसको आप एक बार पढ़ लेना एक बार, ये कोई समझाने का था नहीं, टॉपिक समझाने वाला लाइन था नहीं। अब देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट, पहले पढ़ें, मतलब देख रहे हैं हर चीज़ के बारे में, पहले संस्था के बारे में बता रहा है, कौन जारी करता है, कब से जारी हुआ, क्या है ये, उसके बाद फिर रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? 2022 का क्यों नहीं दे रहा है भाई? क्योंकि 2023 का मेरे पास लूसेंट है, 2023 वाला हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2024 वाला अभी जब हम पढ़ाएं तो आया नहीं था शायद मार्केट में, या हम अभी पता नहीं किए हैं, पर जब लेने गए तब 2023 का ही था। तो आपको 2025-26 में दीजिएगा, तो इससे आप क्या सीख रहे हैं कि देख रहे हैं रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाया जा रहा है बुक में भी, इसीलिए आप भी जब एग्जाम जाइएगा तो लेटेस्ट रिपोर्ट देख के जाइएगा कि 2025 में जा रहे हैं या 26 में जा रहे हैं तो 26 का रिपोर्ट देख लीजिएगा, 24 में जाइएगा तो 24 का देखिएगा। आइए देखते हैं, ये रिपोर्ट में अगर 2023 वाला रिपोर्ट देखें, पहले नंबर तो इसको जारी कौन करता है? तो UNDP और OPHI, मतलब ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये दोनों मिलके संयुक्त रूप से जारी करता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक का रिपोर्ट। ठीक है, 2023 वाला रिपोर्ट में देख लेते हैं कौन टॉप पे। 110 देश में 110 मतलब देश इसमें थे, भाग लिया था, जिसमें कि देख रहे हैं 1.1 बिलियन, 18% लोग बहुआयामी चरम गरीबी की स्थिति में, मतलब पूरा वर्ल्ड का अगर बात करें ना तो उसमें 18% लोग हैं जो एकदम बिल्कुल ही गरीब हैं। अब 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से 534 मिलियन लोग जो हैं, अब मिलियन आप जानते ही होंगे, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 534 मिलियन लोग क्या हैं? उप सहारा अफ्रीका में, तथा 389 मिलियन लोग दक्षिण एशिया में। समझ रहे हैं? मतलब इसमें दिखाया गया कि सब मोस्टली जो है कि सहारा, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सहारा है ना, जिसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो ये ऊपर का भाग है सहारा, ये हमको आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे कहाँ पे सहारा, क्या है सहारा, कितने देशों का मरुस्थल है। देखिए अफ्रीका में इतने हैं और दक्षिण एशिया में 389 मिलियन है, जो कि पूरा एकदम बिल्कुल ही गरीब है।
फिर यहाँ दिखा गया सभी गरीबी लोग का लगभग 2/3 अर्थात 730 मिलियन लोग निम्न आय वाले देश में रहते हैं। ठीक है, सभी गरीबी लोगों में से 84% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। फिर ये देख लीजिए 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से आधे अर्थात 566 बिलियन 18 वर्ष से कम है। भाई मतलब लग रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट ही गरीब है, यही दिखाना बोलना चाह रहा है ये। अब देखिए भारत में गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट हुई है। मतलब भारत के अगर भारत के दृष्टिकोण में, मतलब भारत का अगर देखें तो गरीबी का बात करें ना तो गिरावट हो रहा है, ऐसा डेटा बोल रहा है, हमको नहीं पता भाई। जो वर्ष 2005-06 में 55.1% था, वो अब 21 में 16.4%। भाई गजब का गिरावट दिखा रहा है। 2005-06 में 55% था गरीबी, अब कितना हो गया है? 16.4% हो गया है। सुन लीजिए जो रिपोर्ट बोल रहा है। अब आते हैं हम लोग वैश्विक भूखमरी सूचकांक। अब भूखमरी है तो भूखमरी के बारे में आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। यहाँ दिया गया है GHI, इसका शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हिंदी में वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, GHI। देखिए इंग्लिश में थोड़ा याद रखना, शॉर्टकट में होता है GHI। ठीक है, देख रहे हैं कितना शॉर्ट आ रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए GHI का सृजन 2000, एक मिनट हमको मिटाना पड़ेगा, 2000 कितना है, 2006 है। देखिए 2006 में वाशिंगटन DC स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। अब किसके द्वारा किया गया था ये, तो आप देख ही पा रहे हैं। वाशिंगटन DC कहाँ है भाई? अमेरिका में ही वाशिंगटन DC। ठीक है, एक जगह है, शहर है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। ठीक है, हालांकि वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान ने GHI के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया, मतलब ये हट चुका है। अब ये सूचकांक कौन जारी करता है, तो वेल्ट हंगर हिल्फ एवं कर्सन वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, कौन, इसको ध्यान रखिए, वेल्ट हंगर हिल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखिए इसका प्रकाशन कब किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में। 4 आधार है इसको प्रकाशित करने का। कौन सा? अल्प पोषण, मतलब पोषण में कमी रह गया हो, दुबलापन, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर। समझ गए क्या क्या आधार को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है? समझ गए, पोषण का कमी हो गया, बाल दुबलापन, देखते हैं कोई बालक अधिक दुबलापन है, या ठिगनापन। ठिगनापन मेरे हिसाब से होता है कि बौना शायद, मतलब हाइट ही नहीं बढ़ा, और बाल मृत्यु दर। ठीक है, चाइल्ड मृत्यु दर कितना ज़्यादा है उस हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो आप यहाँ देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ देखिए आप इसको कितना, 0 से 100 के बीच स्कोर कितना है इसका, यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 100 के बीच। अब यहाँ पे बोला गया है ना कि 0 जिसका, मान के चलिए कोई देश है जिसका रैंकिंग 0 है। अब देखिए 0 से 100 के बीच जारी किया जाता है, और 0 जिसका आ गया, मान के चलिए किसी का रैंक 0 है, ठीक है, तो वो सबसे अच्छा स्कोर है, मतलब कि उसमें, उस देश में भूखमरी सूचकांक बिल्कुल 0% है। और जिसका 100 की ओर चला गया उसमें भाई तो आप समझ ही रहे हैं कि हद से ज़्यादा है, बिल्कुल भूखमरी ही है, फैला हुआ है। अब इसमें देखिए दिखाया भी गया है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में GI स्कोर जो है 5 वर्ग लिखा गया, सॉरी वर्ष नहीं। अब देखिए 9.9 या उससे कम स्कोर अगर आ जाता है तो समझिए वो बिल्कुल खराब स्थिति में है। 10 से 19 के बीच में है तो मध्यम स्थिति में है, 20 से 34 के बीच है तो गंभीर है, और 35 से 49 है तो भाई वो भयावह बिल्कुल स्थिति, डरावना स्थिति वाला बात है कि भाई इतना भूखमरी कैसे। और 50 या उससे अधिक स्कोर हो गया ना तो भूखमरी की चरम भयावह स्थिति को प्रदर्शित करता है। समझ गए? देखिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल आसान है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, और मेरे लिए तो भाई हम बोलेंगे हिस्ट्री, क्योंकि वो याद रखना पड़ता है तो हार्ड है। मेरे लिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी एक बार पढ़ा देंगे ना, आपको कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मेरा भाई खुद का भी वही है, एक बार पढ़ लिए ख़त्म हो गया कहानी। बाकी हम पढ़ें कहाँ से आपको अंतिम में बताएंगे, जब क्लास पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इकोनॉमिक्स पहले आप देख लीजिए, आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022, इस सूचकांक को
121 देश इसके अंतर्गत, मतलब 121 देशों का रैंकिंग जारी किया गया है। 2022 का बात करें तो उसमें भारत क्या है, 107वां स्थान पे है। ठीक है, इसमें कि भारत का स्कोर है 29.1। अब 29.1 देख रहे हैं किसके बीच है, गंभीर, क्योंकि 20.34 है, तो भारत कौन से स्थिति में है, गंभीर स्थिति में है। ठीक है, अब देखिए भारत अपने यहाँ लिखा गया है कि 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा बांग्लादेश से पीछे है। भाई साहब, भुखमरी सूचकांक में भारत को पीछे दिखा रहा है रिपोर्ट। अब इस सूचकांक में यमन सबसे निचले स्थान पे है। यमन जो है भुखमरी सूचकांक में सबसे निचले स्थान पे, सबसे निचले पायदान पे। देख रहे कल का हम लोग देखिए यही टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ से, ये जो देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय आय, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एकदम, कल पढ़ेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। क्या है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। अब अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका सचिवालय कहाँ है, बर्लिन जर्मनी में, वही जारी करता है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसका अगर सचिवालय बोल ले या मुख्यालय बोल ले तो ये बर्लिन में है। बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी। लिख देते हैं यहाँ पे किसका मुख्यालय कहाँ है, जर्मनी के बर्लिन में। ठीक है, वही रिपोर्ट जारी करता है किसका, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक बोल लीजिए, भ्रष्टाचार बोध रिपोर्ट बोल लीजिए। अब देखिए 2023 में जारी किया गया कौन सा, भ्रष्टाचार बोध रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। 2023 में तो मतलब साल 2023 में जारी किया गया, पर वो रिपोर्ट 2022 का था। ठीक है, इसमें 180 देश थे शामिल। ठीक है, यह भी देखिए 0 से 100 के बीच, मतलब 0 से 100 पॉइंट के बीच रखा जाता है। और बात किया जाए कि जो 0 पे है और जो 100 पे, मतलब जो जिसका पॉइंट 0 आ गया, वो भाई अति भ्रष्ट है, करप्ट है बिल्कुल वो देश। ठीक है, और जिसका स्कोर 100 है वो बिल्कुल ईमानदार है। अब इस रिपोर्ट जो तो 2022 के हिसाब से सबसे ईमानदार देश कौन है, तो डेनमार्क। क्यों, डेनमार्क 90 अंक मिला है डेनमार्क को, प्रथम स्थान पे है। ठीक है, इसके पश्चात है फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड, और संयुक्त रूप से क्या लिखा गया, प्रत्येक का स्कोर 87। संयुक्त रूप से दूसरे स्थान तथा नॉर्वे, अच्छा फिनलैंड और न्यूजीलैंड का दिखाया गया, फिर प्रत्येक का स्कोर 87 है। फिर उसके बाद करें नॉर्वे का बात करें तो ये है चौथे स्थान पर, जिसका स्कोर है 84। वैसे ही सब आपको याद नहीं रखना है, बस देख लेना टॉप पे कौन था, डेनमार्क था, बात खत्म। भारत का देख लेंगे, भारत कौन से स्थान पे है, तो इस सूचकांक में भारत को गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसिडोनिया, सूरीनाम, ट्यूनीसिया के साथ संयुक्त रूप से 85वां रैंक प्राप्त है। अच्छा, भारत का स्कोर है 40 और कौन से रैंक पे है, तो 85वां रैंक पे है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए अच्छा देखिए, अब क्लास बस खत्म होने वाला है, क्योंकि अगला टॉपिक है चैप्टर 3 है, कल पढ़ेंगे। ये नोट में आप देख लीजिए। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई थी, 1971 में। कहाँ, क्लास मार्टिन शयाब ने की थी। कौन की थी, क्लास मार्टिन शयाब। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच, पता है विश्व आर्थिक मंच, जो पता पीछे पढ़ा चुके हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यही बोल रहा है विश्व आर्थिक मंच। इसका मुख्यालय अगर आपको देखना है तो कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है, याद रखना है। वैसे पता है कौन सा मुख्यालय किसका कहाँ है, ये सारा एक क्लास में हम बना के डालेंगे, पर इसको ख़त्म होने के बाद इकोनॉमिक्स को, उसके लिए आपको निफिक्र रहना है। अब देखिए यहाँ दिखा गया है, यह स्विट्जरलैंड की एक गैर लाभकारी। क्यों स्विट्जरलैंड, क्योंकि जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, और स्विट्जरलैंड कौन सा कॉन्टिनेंट में है, तो यूरोप में है, मतलब यूरोपीय महाद्वीप में स्विट्जरलैंड एक देश है। अब देखिए इसके द्वारा जारी रिपोर्ट है, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट क्या है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। मतलब ये जो संस्था है ना, क्या क्या जारी करता है, कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक सूचना एवं प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, लैंगिक असमानता सूचकांक, पीछे पढ़ चुके हैं, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और वैश्विक जोखिम सूचकांक। ये जितना रिपोर्ट है ना या सूचकांक बोली, जिसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक हो गया। अब दोस्तों आज का क्लास इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय, डेली एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अच्छा हाँ, फिर आपको देखिए ये चीज़ ध्यान रखिए, इसको याद करने में नहीं पड़ जाइएगा, समझिए। और जो रिपोर्ट है,
जब एग्ज़ाम आएगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हम करेंट इसका डाल दिया करेंगे, जौन सा भी एग्ज़ाम जो इम्पोर्टेंट होगा, मान के चलिए कोई बिहार दरोगा या दरोगा का, ठीक है, या कोई भी बीपीएससी का, उस हिसाब से। ठीक है, कल मिलते हैं।